This video has been sponsored by Dr. BC Roy Engineering College, one of the finest engineering college of India. यहाँ पे इंजीनियरिंग के साथ साथ BCA, MCA और MBA टाइप के कोर्सेज भी कराए जाते हैं। सो अगर आप इस तरह का कुछ कोर्स करना चाहते हो और एक अच्छे इंस्टीट्यूट से, तो डॉक्टर BC रॉय इंजीनियरिंग कॉलेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेक कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की ओर। हे फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम आसानी। मेरा नाम है सौरभ और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पढ़ेंगे रिस्क एनालिसिस एंड मैनेजमेंट। तो इस वीडियो में मैं जो कुछ भी दिखाऊंगा, आपको जो स्लाइड शो वगैरह दिखाऊंगा एज ए नोट्स, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहाँ पे क्लिक करके ये पूरा नोट्स डाल देना। लेकिन उससे पहले वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं रिस्क एनालिसिस एंड मैनेजमेंट के ऊपर जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं सभी को डिस्कस कर दूंगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आप रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आए आप इजीली एग्जाम में अटेंड कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिस्क एनालिसिस एंड मैनेजमेंट इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो पहली बात तो ये आता है कि रिस्क होता क्या है। एक सॉफ्टवेयर बनाने के टाइम पर रिस्क होता क्या है। देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक सॉफ्टवेयर बनाने जाता है तो पहले उनको क्या देखना पड़ता है कि इन फ्यूचर क्या क्या ऐसा चीज़ हो सकता है, क्या क्या ऐसा इवेंट्स हो सकता है जिसकी वजह से हमारा सॉफ्टवेयर नुकसान में चला जाए या फिर हमारा सॉफ्टवेयर बने ही ना, या फिर मार्केट में ना चले इन फ्यूचर। तो उन चीज़ों को सॉफ्टवेयर बनाने से पहले उनको मेजर करना पड़ता है। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि एक इंडस्ट्री सोचता है कि मैं एक अनअकैडमी टाइप का एक एप्लीकेशन बनाऊंगा, तो उन्होंने बना लिया। अब क्या होता है कि बनाने के बाद देखते हैं कि मार्केट में वो जो एप्लीकेशन है वो नहीं चल रहा है। अब क्योंकि उन्होंने पहले से मेजर नहीं किया कि मैं अगर अनअकैडमी का ही क्लोन बनाऊँ तो मेरा सॉफ्टवेयर क्यों चलेगा। अनअकैडमी ऑलरेडी मार्केट में सक्सेसफुल है, तो उन्होंने ये मेजर नहीं किया। या फिर ऐसा हो सकता है मैं कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी में काम करने जा रहा हूँ जिसका एम्प्लॉय मेरे पास है ही नहीं। ठीक है, या फिर जो भी है वो बहुत ही कम स्किल वाले हैं, लेकिन ये लार्ज एप्लीकेशन करने के लिए उस एम्प्लॉय के से मेरा काम नहीं चलेगा। तो इसी टाइप का रिस्क होता है। और भी बहुत टाइप का रिस्क होता है जो कि मैं आगे डिस्कस करूंगा। उससे पहले थोड़ा डेफिनेशन पढ़ लेते कि व्हाट इज रिस्क। बोला जा रहा है कि रिस्क इज फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट्स with a probability of occurrence and potential for loss। तो रिस्क क्या है? रिस्क बेसिकली फ्यूचर इवेंट्स है। ठीक है, जो क्या करता है, हमारे सॉफ्टवेयर को हार्म करता है, हमारे सॉफ्टवेयर को नुकसान करता है। ठीक है, यही होता है रिस्क। अभी बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ रिस्क क्या क्या हो सकता है, इसके ऊपर हम थोड़ा अभी बात करते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रिस्क में बहुत कुछ आता है, तो कुछ 11 या 13 टाइप का रिस्क मैं यहाँ पे बताऊँगा। उनमें से पहला है रिक्वायरमेंट रिस्क। रिक्वायरमेंट रिस्क क्या बोला जा रहा है कि लैक ऑफ प्रोडक्ट विजन, यानी कि आपके पास जो आप प्रोडक्ट कुछ बनाने जा रहे हो उसका कोई क्लियर विजन आपका नहीं है। ठीक है, कि मुझे क्या बनाना है। नेक्स्ट, लैक ऑफ एग्रीमेंट ऑन प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट। अभी प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट के टाइम पे जो एग्रीमेंट होगा वो अगर सही से ना हो, यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपके क्लाइंट से आपने रिक्वायरमेंट लाया और आपके इंजीनियर से आपने बताया, लेकिन आपने कोई एग्रीमेंट साइन ही ना किया हो। ठीक है, जो क्लाइंट ने बोला है उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं बनाया हो, रिक्वायरमेंट को अच्छी तरह से समझा नहीं हो, तो ये हो गया लैक ऑफ एग्रीमेंट ऑन प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट क्या है? रैपिडली चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स। अभी ऐसा आप करोगे तो देखो क्या हो सकता है कि क्लाइंट आपको बार बार चेंजेस बोल रहा है और आप अपने प्रोडक्ट के फंक्शनैलिटी को बार बार चेंज कर रहे हो। ठीक है, तो आपने शायद एग्रीमेंट के टाइम पे लिखा था कि 6 महीने के अंदर हम इसको कंप्लीट कर देंगे, लेकिन ऐसा क्या हो कि क्लाइंट बार बार आपसे चेंजेस करवाता रहे और आप करते रहो। तो रैपिडली अगर चेंज होता रहे तो आप 6 महीने के अंदर हो सकता है वो 1 साल या 1.5 साल पे चला जाए। तो ये है रिक्वायरमेंट रिस्क। रिक्वायरमेंट रिस्क आपको सही से क्लाइंट जो चाहता है या फिर आपका जो प्रोडक्ट विजन है वो आपका प्रॉपर क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तब आप इस रिस्क को अवॉइड कर सकते हो। नेक्स्ट रिस्क क्या है? टेक्नोलॉजी रिस्क। टेक्नोलॉजी इज अनअवेल टू फुलफिल द सिस्टम रिक्वायरमेंट। ऐसा भी तो हो सकता है कि आप फॉर एग्जांपल आपका एक वेब एप्लीकेशन है जिसको आपने बनाया है PHP और MySQL में। अभी इन फ्यूचर कुछ ऐसा चीज़ आ गया जो आप देख रहे हो कि PHP और MySQL के कॉम्बिनेशन में ये चीज़ हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, इसके लिए हमें कुछ और टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टेक्नोलॉजिकली रिस्क। नेक्स्ट के बिजनेस रिस्क। अभी बिजनेस रिस्क तो बहुत तरीके हो सकता है, जैसे कि आप नॉट साइनिंग डील ऑन टाइम, आप टाइम पे डील साइन नहीं करते। लैक ऑफ मार्केटिंग रिसर्च, सम ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी हैज़ दैट टाइप ऑफ प्रोडक्ट। जैसे कि मार्केट रिसर्च आपने सही से नहीं किया, आपका जो सॉफ्टवेयर है वो किस टाइप के लोगों के लिए है,
इसके ऊपर आपने रिसर्च नहीं किया हो। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि आप कुछ ऐसा बनाने जा रहे हो कि जो प्रोडक्ट मार्केट में ऑलरेडी है। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिस्क पॉलिटिकल रिस्क भी आ सकता है, जैसे कि पॉलिटिकल वायलेंस या फिर हायर अथॉरिटी पीपल मिस यूज द पावर विच इन्फ्लुएंस द प्रोडक्ट। जैसे आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो, आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो और आगे जाके गवर्नमेंट पार्टी से या फिर अपोजिशन पार्टी से कुछ ऐसा दबाव आ जाए कि आप मार्केट में इस तरह का प्रोडक्ट आप ला नहीं सकते, तो उस चीज़ को आपको पहले से देख लेना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं रिसोर्स रिस्क। अभी रिसोर्स क्या क्या हो सकता है, देखिए रिसोर्स आपका तो पहला तो आपका एम्प्लॉयज़ है, वो आपका सॉफ्टवेयर में मेन रिसोर्स है। दूसरा आपका आप अगर वेब एप्लीकेशन बना रहे हो तो आपका होस्टिंग हो गया, आपका सर्वर हो गया, तो ये आपका रिसोर्स है। ठीक है, नेक्स्ट रिसोर्स क्या है, आपका मनी भी आपका रिसोर्स है। जैसे आप एम्प्लॉय की सैलरी दोगे, आप वेबसाइट का कॉस्ट जो है, जो आपका जो सर्वर है उसका कॉस्ट आप बेयर करोगे, तो ये रिसोर्सेस आपके पास कितना है और कितना तक आप खर्च कर सकते हो वो आपको देखना है। तो रिसोर्स रिस्क में क्या आ जाता है कि लैक ऑफ पीपल इन टीम। जैसे आपका जो प्रोजेक्ट है, आपके उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए 5 लोग की मिनिमम रिक्वायरमेंट है और आपके पास 3 लोग हैं। ठीक है, तो ये हो गया लैक ऑफ पीपल इन टीम। लैक ऑफ मनी, फॉर एग्जांपल आपके पास एक्स अमाउंट ऑफ रुपीज़ है जो आप 6 महीने तक चला सकते हो, लेकिन आपका जो प्रोजेक्ट है वो फॉर एग्जांपल 1 साल का है, तो ये हो गया लैक ऑफ मनी। ठीक है, तो ये हो गया रिसोर्स रिस्क। तो नेक्स्ट बात करते हैं स्किल रिस्क। देखिए अनफेमिलियर विथ टेक्नोलॉजी, मतलब आपके पास जो एम्प्लॉय है वो एम्प्लॉय उस टेक्नोलॉजी के साथ फैमिलियर नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने कुछ, आपके पास जो एम्प्लॉय है वो पीएचपी का है, आपको लगेगा उस प्रोजेक्ट के लिए पाइथन का डेवलपर, तो अनफेमिलियर हो गया ना। ठीक है, तो ये होगा स्किल रिस्क। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास पाइथन का डेवलपर तो है लेकिन बहुत लो स्किल वाले, मतलब फ्रेशर है या फिर 1-2 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो ये हो गया स्किल रिस्क। नेक्स्ट है डिप्लॉयमेंट एंड सपोर्ट रिस्क। डिप्लॉयमेंट यानी कि प्रोडक्ट आपका रेडी हो गया और अभी आपको क्लाइंट को डिलीवर करना है, जैसे कि द प्रोजेक्ट में नॉट बी डिप्लॉयड आफ्टर द प्रोडक्ट इज़ रेडी। ऐसा हो सकता है कि आपके डेवलपमेंट सर्वर में आपका जो वेबसाइट है, वेब एप्लीकेशन है, वो तो रेडी हो गया लेकिन क्लाइंट ने अभी होस्टिंग नहीं खरीदा या फिर कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से क्लाइंट को डिलीवर नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्या है, सपोर्ट टीम इज़ नॉट रेडी फॉर ट्रेनिंग। तो प्रोडक्ट डिलीवर हो जाने के बाद जो सपोर्ट टीम होगा, हो सकता है कि वो सपोर्ट टीम अभी क्लाइंट को ट्रेनिंग देने के लिए रेडी नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया डिप्लॉयमेंट एंड सपोर्ट रिस्क। नेक्स्ट क्या है, डिपेंडेंसी और इंटीग्रेशन रिस्क। जैसे कि कभी कभी हम सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में क्या करते हैं, आउटसोर्सिंग करते हैं प्रोजेक्ट को आउटसोर्सिंग करना है, यानी कि जैसा ऐसा हो सकता है कि मेरे को एक ई कॉमर्स साइट चाहिए, मेरे क्लाइंट को देना है। मैं क्या करता हूँ, ऐसे बहुत सारा वेबसाइट है जहाँ से बहुत कम रुपीज़ में मैं एक ई कॉमर्स साइट खरीद सकता हूँ, तो वहाँ से मैंने खरीद लिया। अभी मैंने उसके ऊपर जो भी चेंजेस करना है अपने डेवलपर से करवाया और क्लाइंट को दे दिया। ठीक है, तो अगर हम आउटसोर्सिंग करते हैं तो यहाँ पे क्या रिस्क आ सकता है कि जो प्रोजेक्ट हम खरीद रहे हैं बाहर से और हमारा जो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है वो मैच नहीं करेगा, उसका कोडिंग स्ट्रक्चर हम नहीं जानते, है ना। आप अगर बाहर से कुछ प्रोजेक्ट खरीदते हो तो उसका डेटाबेस स्ट्रक्चर क्या है, उसका कोडिंग स्ट्रक्चर क्या है, क्या वो आपके क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैच करेगा या नहीं, ये आप नहीं जानते, तो वहाँ पे प्रॉब्लम इन फ्यूचर आ सकता है। नेक्स्ट क्या है, इंटीग्रेटिंग विथ अदर एप्लीकेशन। इंटीग्रेटिंग विथ अदर एप्लीकेशन यानी कि आपका एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को रन करने के लिए एक दूसरे एप्लीकेशन की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल आपका एक वेबसाइट है जहाँ पे लोग आते हैं, लोग कुछ चीज़ें परचेस करते हैं और वहाँ पे पेमेंट होता है, लेकिन पेमेंट तो आपके सिस्टम से नहीं होगा। उसके लिए आप क्या करते हो, एक पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करते हो थर्ड पार्टी से, उस पेमेंट गेटवे के थ्रू पेमेंट होता है। तो अगर उस पेमेंट गेटवे में कुछ प्रॉब्लम आ गया तो उसके लिए आपके प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आ सकता है, राइट। आपका प्रोडक्ट उसके लिए हार्मफुल होगा। तो मेक श्योर कि आप जो भी थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन कर रहे हो वो थर्ड पार्टी रेपुटेटेड हो, अच्छा हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं शेड्यूल रिस्क। शेड्यूल रिस्क यानी कि प्रोजेक्ट डिले होना। अभी क्या क्या ऐसा हो सकता है जिसमें प्रोडक्ट डिले हो, ठीक है, 6 महीने का प्रोडक्ट 1 साल लग जाए। तो ऐसा हो सकता है कि प्रोजेक्ट में डिले ड्यू टू कम्युनिकेशन गैप। अभी कम्युनिकेशन गैप यानी कि जैसे आपका जो मेन इंजीनियर है, हो सकता है वो बाहर गया हो, वो अभी अवेलेबल नहीं हो, तो क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि गणपति बापा का पूजा या फिर दुर्गा पूजा आ गया, हॉलीडेज़ आ गया, आपका जो शेड्यूल था उसमें हॉलीडेज़ आ गया, तो उसको भी आपको मेंटेन करना है। टीम इज़ वर्किंग ऑन अदर प्रोजेक्ट। ऐसा हो सकता है कि आपने प्रोजेक्ट तो ले लिया लेकिन उस प्रोजेक्ट के लिए जिस टीम को काम करना है वो दूसरे किसी काम में बिजी है। ठीक है,
तो उसके लिए क्या होगा, वो डिले पड़ता जाएगा। तो शेड्यूल रिस्क भी आपको प्रॉपर तरीके मेंटेन करना पड़ेगा, नहीं तो आपका प्रोडक्ट डिले होगा। नेक्स्ट है डिज़ाइन एंड डॉक्यूमेंटेशन रिस्क। तो डिज़ाइनिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन रिस्क में कहा जा रहा है कि बेसिकली पुअर डॉक्यूमेंटेशन कभी कभी होता है। तो ऐसा तो बेसिकली स्टार्टअप में ऐसा होता है कि डॉक्यूमेंटेशन जो है वो सही से नहीं बना हो, ठीक है। नेक्स्ट पुअर डिज़ाइन, अगर आपका जो सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हो उसका डिज़ाइन ना ठीक से बनाओ तो फेलियर हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल कहता हूँ, डिज़ाइनिंग क्या है, आप फॉर एग्जांपल आप एक सिविल इंजीनियर हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस आपको घर बनाने से पहले घर का नक्शा बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो वही हमारे हमारे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में डिज़ाइनिंग क्या है, ERT, DFD, UML डायग्राम, जो डेटाबेस टेबल होगा उसको नॉर्मलाइज्ड है कि नहीं वो चेक करना, डेटाबेस स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करना। तो ये सब चीज़ें हमें सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन पहले से बनाना पड़ेगा। तो ये अगर गलत हुआ, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हुआ, तो हम जो इम्प्लीमेंट करेंगे वहाँ पे भी गलतियाँ निकलेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट है लैक ऑफ एक्सपीरियंस। लैक ऑफ एक्सपीरियंस यानी कि आपका जो एम्प्लॉय है उनके पास उस टेक्नोलॉजी में काम करने के लिए ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये हो गया आपका डिज़ाइन एंड डॉक्यूमेंटेशन रिस्क, ठीक है। नेक्स्ट है फिनेंशियल रिस्क। फिनेंशियल रिस्क की प्रोजेक्ट इज़ नॉट प्रॉफिटेबल। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि जितने भी टाइम तक आप ये प्रोजेक्ट कर रहे हो कि इन फ्यूचर आपको कितना प्रॉफिट देगा, ये आपको पहले से कैलकुलेट करना पड़ेगा। अभी फिनेंशियल रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए, आपका फिनेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए मार्केट में बहुत सारा सॉफ्टवेयर है जो कि बहुत सारा कंपनी यूज़ करते हैं, या फिर उन लोगों का खुद का एक सॉफ्टवेयर ऐसा होता है जो फिनेंशियल कितना प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा तो वो सॉफ्टवेयर बताता है। तो वहाँ पे एक्चुअली किया जाता है फिनेंशियल रिस्क को कैलकुलेट। नेक्स्ट है और लास्ट अदर रिस्क। अदर रिस्क तो कुछ भी हो सकता है, जैसे फायर हो गया, कंपनी में आग लग गया, या फिर अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, या फिर कोरोना जैसे पैंडेमिक आ गया। तो इसकी वजह से प्रोजेक्ट तो डिले हो सकता है ना, जैसे कोरोना की वजह से लॉकडाउन आ गया। तो क्या आपके कंपनी में ऐसा कोई फैसिलिटी है जो वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड कर सकता है? तो ये सब चीज़ें आपको सोच के रखना चाहिए। और अदर जो रिस्क है वो उसमें तो कुछ भी आ सकता है, जैसे आपका जो मेन एम्प्लॉय है उनका डेथ हो गया, ठीक है। तो ये हो गया पूरा टाइप्स ऑफ रिस्क। अभी हम बताएंगे कि किस तरह से हम रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, यानी कि हम पढ़ेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमने रिस्क का टाइप तो पता चल गया, अभी हमें क्या करना है, रिस्क मैनेज करना है। रिस्क को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ कि रिस्क और प्रॉब्लम में मत उलझिएगा, मतलब कि रिस्क एक अलग चीज़ है और प्रॉब्लम अलग चीज़ है। अगर रिस्क हम सॉल्व नहीं करते हैं तो फ्यूचर में हमें वो प्रॉब्लम बन जाता है, ठीक है। लेकिन रिस्क प्रॉब्लम नहीं है। रिस्क को अगर हम मैनेज ना करें, अगर हम सॉल्व ना करें तो फ्यूचर में प्रॉब्लम बन सकता है, ठीक है। तो चलिए अभी हम बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की। तो रिस्क मैनेजमेंट क्या है? रिस्क मैनेजमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन प्रोजेक्ट प्लानिंग एक्टिविटीज। इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग एंड एस्टिमेटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क विद देयर ऑर्डर ऑफ इम्पैक्ट ऑन द प्रोजेक्ट। तो हम क्या करते हैं, रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और क्या करते हैं यहाँ पे हम उसको एस्टिमेट करते हैं प्रोबेबिलिटी के हिसाब के कि इस रिस्क का संभावना कितना है, ठीक है। ये रिस्क ऑकरेंस का प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे सॉफ्टवेयर में। और हम क्या करते हैं, प्रायोरिटीराइज करते हैं, और हम क्या करते हैं, प्रायोरिटी देते हैं कि ये रिस्क का प्रायोरिटी क्या है। फॉर एग्जाम्पल जो ऐसा कुछ रिस्क आ सकता है इन फ्यूचर जो हमारे प्रोडक्ट को एकदम पूरा लॉस कर सकता है, तो उस रिस्क को हम हाई प्रायोरिटी 1 पे रखेंगे, ठीक है। इस तरह से 1 2 3 4 करके हम प्रायोरिटी पे रखते हैं रिस्क को। और ये जो रिस्क मैनेजमेंट है ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, मतलब ऐसा नहीं कि हमने प्रोजेक्ट लेने से पहले रिस्क को देख लिया और आगे जाके रिस्क को देखना नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं। सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल में हमें रिस्क को कंटिन्यूअस मैनेज करना पड़ता है, मतलब रिस्क का एक टेबल बनाना पड़ता है और वहाँ पे रिस्क को प्रायोरिटी पे रख के कुछ रिस्क हम सॉल्व करेंगे, कुछ नए रिस्क आएंगे उसको वहाँ पे फिर लगा देना पड़ता है, ठीक है। तो हम इस पूरे चीज़ को देखेंगे। तो रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली ये चीज़ होता है कि रिस्क को हम मैनेज करेंगे। तो रिस्क मैनेजमेंट का स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप है रिस्क आइडेंटिफिकेशन, मतलब कि हम रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, और उसका एक पूरा प्रॉपर लिस्ट बनाएंगे क्या क्या हमारे रिस्क आ सकता है इन फ्यूचर। नेक्स्ट क्या है? रिस्क एनालिसिस एंड प्रायोरिटाइजेशन, यानी कि हम रिस्क को समझेंगे और रिस्क को समझने के बाद उसको प्रायोरिटी देंगे कि इस रिस्क का प्रायोरिटी क्या है। प्रायोरिटी किस हिसाब से देंगे कि इन फ्यूचर वो रिस्क हमारे प्रोडक्ट को कितना हार्म कर सकता है, इस हिसाब से हम प्रायोरिटी सेट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, तो हमने रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया, रिस्क एनालाइज कर लिया, अब क्या करेंगे? रिस्क अवॉइडेंस एंड मिटिगेशन। हम रिस्क को क्या करेंगे? रिस्क को अवॉइड करेंगे, उसको इस तरह से मैनेज करेंगे कि हम देखेंगे कि ये रिस्क हम ले सकते हैं कि नहीं, ठीक है। ये अगर
कुछ ऐसा रिस्क हुआ जो छोटा मोटा नहीं रिस्क होता है कि हम उस रिस्क को इग्नोर भी कर सकते हैं, या फिर कुछ बड़ा रिस्क आया अगर हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते तो उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ वाला रिस्क मॉनिटरिंग, के हम कंटिन्यूअसली रिस्क को मॉनिटर करते रहेंगे। ठीक है, कि कुछ नया रिस्क आता है तो उसको हम इंट्रोड्यूस करेंगे और पुराने वाला जो रिस्क है वो हम सॉल्व करेंगे। तो ये सब चीज़ें हम करते रहेंगे और ये जो पूरा साइकिल आप देख रहे हो ये कंटिन्यूसली मतलब सॉफ्टवेयर मेकिंग में पूरा चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर हमारे पास आज 10 रिस्क है और उनको हमने सॉल्व कर दिया और आगे हम रिस्क नहीं देखेंगे, ऐसा नहीं। तो रिस्क को हमें क्या करना है, कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करना है। तो चलिए एक एक स्टेप की बात करते हैं। पहला है रिस्क आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो रिस्क आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटीज इन्वॉल्व होता है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रिस्क को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमारे इस सॉफ्टवेयर में क्या क्या रिस्क इन फ्यूचर हो सकता है। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स प्रिपरेशन ऑफ रिस्क लिस्ट, हम एक लिस्ट बनाते हैं रिस्क का। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग इज ए ग्रुप ऑफ डिस्कशन। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग बेसिकली क्या है, इज ए ग्रुप डिस्कशन टेक्निक वेयर ऑल द स्टेक होल्डर्स मीट टुगेदर। सिर्फ स्टेक होल्डर्स ही नहीं, और भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो भी सीईओ है कंपनी का वो इन्वॉल्व रहता है और वो लोग डिस्कस करते हैं और एक लिस्ट पूरा बनाते हैं। ठीक है, रिस्क का। द टेक्निक प्रोवाइड्स न्यू आइडियाज एंड प्रोमोट क्रिएटिव थिंकिंग। ठीक है, preparation of risk list involves identification of risk that is occurring continuously in previous software project। क्या करते हैं यहाँ पे, जो previous हमारा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है, पहले तो उन सारे प्रोजेक्ट्स का जो रिस्क हमने फेस किया था उन सारे लिस्ट का तो ऑलरेडी हमारे पास एक लिस्ट बन ही जाएगा, और साथ ही साथ क्या होगा, हम इस सॉफ्टवेयर के हिसाब से जो नया रिस्क होगा उनको हम यहाँ पे पुश करते जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया पहला स्टेप, रिस्क आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट है रिस्क एनालिसिस एंड प्रायोरिटाइजेशन। ये जो मैंने कुछ लिखा है यहाँ पे, इसको मैं एक टेबल स्ट्रक्चर से समझाऊंगा कि हम टेबल स्ट्रक्चर में इसको कैसे लिखते हैं। देखिए, रिस्क एनालिसिस एंड प्रायोरिटाइजेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, ये देखिए पहला तो एक नंबर दिया गया है यहाँ पे, ये है रिस्क नंबर या फिर रिस्क नेम, यहाँ पे आप कह सकते हो 1 2 3 करके। यहाँ पे मैंने जस्ट एग्जाम्पल लिया है एक। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिस्क का प्रॉब्लम लिखा गया है कि प्रॉब्लम क्या क्या हो सकता है। कि पहला है इंटीग्रेट विथ अदर एप्लीकेशन, नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी रिस्क, नेक्स्ट है पुअर डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दिया गया है कि ये रिस्क ऑकर होने का चांस क्या है। तो इसका प्रोबेबिलिटी देखिए 0.5, 0.25, 0.40। तो ये सब ये रिस्क ऑकर होने का प्रोबेबिलिटी है। और यहाँ पे देखिए प्रायोरिटी दिया गया है। प्रायोरिटी किस हिसाब से दिया गया है कि ये रिस्क फ्यूचर में हमारे प्रोडक्ट को कितना हार्म कर सकता है। ये देखिए टेक्नोलॉजी रिस्क, ये हमारे प्रोडक्ट को सबसे ज्यादा हार्म कर सकता है, तो इसलिए इसका प्रायोरिटी 3 है। पुअर डॉक्यूमेंटेशन, पुअर डॉक्यूमेंटेशन का प्रायोरिटी 7 है, इसलिए क्योंकि अगर डॉक्यूमेंटेशन इधर उधर हो तो भी हमारा ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट या फिर हमारा जो सॉफ्टवेयर नहीं बनेगा। डॉक्यूमेंटेशन अगर गलत भी हो तो भी हमारा सॉफ्टवेयर बन जाएगा, तो इसलिए इसका प्रायोरिटी 7 दिया गया है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी की बात कर लिया, प्रायोरिटी की बात कर लिया। अभी यहाँ पे इम्पैक्ट, तो इम्पैक्ट यानी कि ये जो रिस्क है ये हमारे सॉफ्टवेयर पे कितना इम्पैक्ट डाल सकता है। अभी इम्पैक्ट को कैलकुलेट आप कोई भी इंडस्ट्री बहुत तरीके से कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो इम्पैक्ट कैलकुलेट हो रहा है आवर्स के हिसाब से हो रहा है। जैसे अगर ये रिस्क ऑकर हुआ तो हमारा 130 आवर लॉस हो सकता है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, आवर्स हो सकता है और भी बहुत सारा फैक्टर्स हो सकता है, लेकिन मैं समझाने के लिए अभी आपको आवर्स के हिसाब से बताता हूँ। टेक्नोलॉजी रिस्क कितना, 60 आवर्स। अगर टेक्नोलॉजी रिस्क आ गया तो आपका 60 आवर्स लॉस हो सकता है प्रोजेक्ट में। अगर डॉक्यूमेंटेशन सही से ना बना, अगर डॉक्यूमेंटेशन सही से ना बना तो फॉर एग्जांपल आपको दोबारा वो डॉक्यूमेंटेशन बनाना पड़ेगा, उसके लिए आपका 150 आवर्स लॉस हो सकता है। तो ये होता है प्रोडक्ट पे इम्पैक्ट। अभी देखिए रिस्क एक्सपोजर यहाँ पे लिखा हुआ है। रिस्क एक्सपोजर कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिंपल सी हिसाब से प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट को मल्टीप्लाई करके हम रिस्क एक्सपोजर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, देखिए प्रोबेबिलिटी इनटू इम्पैक्ट, तो प्रोबेबिलिटी के साथ इम्पैक्ट को मल्टीप्लाई करके जितना भी आएगा वो हो गया हमारा रिस्क एक्सपोजर। तो रिस्क एनालिसिस हो गया, रिस्क को हम प्रायोरिटी पे सेट कर दिए। और इस रिस्क एक्सपोजर बहुत मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आगे हम क्या करेंगे, ये जो टोटल रिस्क हमने निकाला है रिस्क एक्सपोजर से, इसको हम कम करते हुए जाएंगे। तो इतना ये रिस्क एक्सपोजर जितना कम होगा उसका मतलब हमारा रिस्क उतना कम होगा। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड स्टेप। तो पहले हमने देखा था रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया, अब हम रिस्क एनालिसिस और प्रायोरिटी पे सेट कर दिए। नेक्स्ट बात करते हैं रिस्क अवॉइडेंस एंड मिटिगेशन। तो ये जो टेबल हमने बनाया, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस टेबल को देखते हुए रिस्क को कम करेंगे। कि हम देखेंगे इस रिस्क को हम पहले सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल इस रिस्क का प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है टेक्नोलॉजी रिस्क, इसको हम पहले सॉल्व करेंगे।
तो इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा रिस्क एक्सपोजर एकदम कम हो जाएगा या फिर बिल्कुल कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा रिस्क, ये जो रिस्क है ये हमारा यहाँ पे हट जाएगा, ठीक है। द पर्पस ऑफ दिस टेक्निक इज टू ऑल टुगेदर एलिमिनेट द ऑकरेंस ऑफ रिस्क। तो हम इस टेक्निक से क्या करते हैं, रिस्क को एलिमिनेट करते हैं। सो द मेथड टू अवॉइड रिस्क इज टू रिड्यूस द स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट बाय रिमूविंग नॉन एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा स्टेप हो गया, रिस्क को हम अवॉइड करेंगे और रिस्क अवॉइडेंस एंड मिटिगेशन। तो ये हमारा तीसरा स्टेप हो गया। लास्ट स्टेप क्या है, रिस्क मॉनिटरिंग, ठीक है। इन दिस टेक्निक रिस्क इज मॉनिटर्ड continuously by revaluing the risk, the impact of risk and probability of occurrence of risk। यहाँ पे रिस्क को मॉनिटर कैसे करेंगे, हम रिस्क के वैल्यू को बार बार चेंज करते रहेंगे, यानी कि हम जितना तक रिस्क सॉल्व कर पाए, इम्पैक्ट यहाँ पे चेंज होगा तो ऑलरेडी यहाँ पे रिस्क एक्सपोजर भी चेंज हो जाएगा। हो सकता है कुछ नया रिस्क आए, उसके हिसाब से यहाँ प्रायोरिटी चेंज हो जाए, ठीक है। तो इस रिस्क टेबल को हमें मेंटेन करते रहना है, तो यही बोला जा रहा है। दिस एंश्योर दैट रिस्क मॉनिटरिंग में क्या इंश्योर किया जाता है कि रिस्क हैव बीन रिड्यूस्ड, न्यू रिस्क आर डिस्कवर्ड, इम्पैक्ट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्क आर मेजर्ड। तो रिस्क मॉनिटर पे हमें क्या इंश्योर होता है कि रिस्क रिड्यूस हो गया, कुछ नए रिस्क आए वो डिस्कवर्ड हो गया, वो हम टेबल पे पुश कर दिए, इम्पैक्ट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्क आर मेजर्ड। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिस्क को फिर से यहाँ पे मेजर करते हैं, इसको मेजर करते हैं और ये इस टेबल को अपडेट करते रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ये जो फोर्थ वाला स्टेप है रिस्क मॉनिटरिंग। बाकी जो 3 स्टेप है उन 3 स्टेप को ये कंबाइन करता है, ठीक है। तो इस तरह से हम रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर रिस्क क्या है, टाइप्स ऑफ रिस्क एंड रिस्क मैनेजमेंट स्टेप हमने पूरा आपको बता दिया, और इसका जो पूरा नोट्स का पीडीएफ है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ये आपको डाल दूंगा, आप वहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो होप कि आपको वीडियो समझ में आया है, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में ना आए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। और अगर आपको वीडियो को अच्छा लगा है या फिर हमारे चैनल के वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकन होगा उसे भी आप क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शेयर करते रहिए हमारे वीडियोस। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।